हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम 24 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक की PDF को डाउनलोड करना है तो आप सभी जानते हैं कि क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF अवेलेबल हो जाती है। वहां पर जाकर आप इसे इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चीन के हांगजू में आयोजित एशिया पैरा गेम्स 2022 में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर जो हमें याद रखना है वो ये है कि एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये चीन के हांगजू में किया जा रहा है। इससे पहले एशियन गेम्स का आयोजन भी चीन के हांगजू में ही किया गया था। अब ये पैरा गेम्स है फ्रेंड्स, जिसमें भारत की अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता है, जो कि देखिए निशानेबाजी से मतलब शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी है। चीन के हांगजू में आयोजित एशिया पैरा गेम्स 2022 में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। देखिए गेम्स अभी चल रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। आयोजन इनका चीन के हांगजू में किया जा रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम टोटल मेडल टेली को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भारत टोटल मेडल टेली में कौन से स्थान पर है, किस किस ने गोल्ड जीता है, इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हम केवल ये जान लेते हैं कि इन गेम्स का स्लोगन हार्ट मीट और ड्रीम्स शाइन है। देखिए चीन के हांगजू में जो गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं ये चौथे एशिया पैरा गेम्स है। इसके पहले तीसरे एशियाई पैरा गेम्स 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे, जिसमें देखिए भारत टोटल 18 गोल्ड के साथ 72 मेडल के साथ पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा था। और अब चौथे जब एशियन पैरा गेम्स खत्म हो जाएंगे तब हम इसकी मेडल टेली की बात करेंगे। अब देखिए इन गेम्स में जो गोल्ड लेकर आए हैं अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बार उनकी बात कर लेते हैं। जब फाइनल मेडल टेली आ जाएगी तब हम सभी की बात करेंगे। लेकिन अभी तक हमने 6 गोल्ड इन पैरा गेम्स में अपने नाम किए हैं, जिनमें भारत के शैलेश कुमार और निषाद कुमार ने मेंस हाई जंप में गोल्ड जीता है। प्रणव शर्मा ने मेंस क्लब थ्रो में गोल्ड अपने नाम किया है। अवनी लेखरा जिसकी हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स, इन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत के अंकुर धर्मा ने मेंस 5000 मीटर रेस में गोल्ड अपने नाम किया है और प्रवीण कुमार ने मेंस हाई जंप में गोल्ड अपने नाम किया है। तो ये 6 गोल्ड है जो कि अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंडिया ने इस पैरा गेम्स में अपने नाम किए हैं। अवनी लेखरा की बात की गई थी क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा ये एयर राइफल शूटिंग मतलब निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी है, जिन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड हाल ही में अपने नाम किया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी द्वारा हाल ही में ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए DG कवच लॉन्च किया गया है? तो ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए DG कवच ऐप को हाल ही में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर भी हो जाएगा। हाल ही में देखिए गूगल के द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचाव के लिए DG कवच ऐप को लॉन्च किया गया है। यह जो ऐप है फ्रेंड्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, इसके अलावा मशीन लर्निंग की मदद से ऑनलाइन स्कैमर्स पर नज़र रखने वाला है और इस तरह से ये ऑनलाइन किए जाने वाले स्कैम या किसी भी अपराध को रोकने में सक्षम है। तो DG कवच को हाल ही में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। गूगल की बात करें फ्रेंड्स तो आप सभी जानते हैं ये एक इंटरनेशनल IT कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर देखिए USA के सिलिकॉन वैली में स्थित है और इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। वर्तमान में सुंदर पिचई गूगल के CEO के पद पर हैं। इसके बाद आगे आ जाइए, हाल ही में किस सागर में तेज साइक्लोन का निर्माण हुआ है? तो देखिए यहाँ पर तेज साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ये अरब सागर में हाल ही में देखने को मिला है। वैसे 2 तूफान आए हैं, 2 साइक्लोन आए हैं। एक आया है अरब सागर में खाड़ी देशों के निकट, इसका नाम है तेज साइक्लोन, और एक उठा है बंगाल की खाड़ी में जिसका नाम है हामोन। अब पहले बात करते हैं तेज साइक्लोन की।
तो देखिए ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है फ्रेंड्स, ये हाल ही में अरब सागर में खाड़ी देशों के निकट से उठा है और धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा है। और इसी तरह से बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान को हामून चक्रवात के नाम से जाना जाता है। इसका जो हामून नाम है फ्रेंड्स, इस साइक्लोन को ईरान के द्वारा दिया गया है और तेज चक्रवात को जो तेज नाम दिया गया है वो इंडिया के द्वारा दिया गया है। तेज चक्रवात हाल ही में देखिए अरब सागर में खाड़ी देशों से टकराया है और अब ये भारत के पश्चिमी तटों की ओर, स्पेशली गुजरात और महाराष्ट्र के तटों की ओर बढ़ रहा है। और इसके अलावा हामून तूफान की बात करें तो ये बांग्लादेश को प्रभावित करेगा और इसके अलावा भारत का जो पूर्वी तटों का हिस्सा है जैसे ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये भी हामून तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। तो इन दोनों को ही याद रखिएगा। अब देखिए इसी साल जून 2023 में अरब सागर में एक और तूफान आया था फ्रेंड्स, जिसका नाम है बिपरजॉय। ये एक उष्णकटिबंधीय साइक्लोन था जिसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। तो तेज और बिपरजॉय इस साल अरब सागर में उठे हैं और इसके अलावा हामून साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में आने वाला साइक्लोन है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उद्भव को हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा देखिए लॉन्च किया गया। आंसर भी हो जाएगा। आपको यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर वर्तमान में राजनाथ सिंह है, जिनके द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया। अब देखिए ये प्रोजेक्ट है क्या, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए भारत के इतिहास में जो प्राचीन समय में युद्ध की जो तकनीक थी, जो ज्ञान था, उसे अब आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ मिलाकर, आधुनिक जो डिफेंस प्रणाली है उसके साथ मिलाकर मिश्रित करके भारतीय सेना को और प्रबल बनाया जाएगा, ताकि भारतीय सेना को इतिहास में हमारी युद्ध नीति कैसी थी उसका भी ज्ञान हो और वर्तमान में टेक्नोलॉजी के साथ उस युद्ध नीति में कैसा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है इसका भी ज्ञान दिया जा सके। इसीलिए हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव को शुरू किया गया है, जो कि भारतीय सेना की एक विशेष पहल है। अब देखिए इस सैन्य नॉलेज को या सेफ्टी नॉलेज को इकट्ठा करने में चाणक्य के अर्थशास्त्र की सहायता ली जाएगी। इसके अलावा जो भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनका भी अध्ययन किया जाएगा, ताकि प्राचीन युद्ध कौशल को सीखा जा सके और इसके आधार पर भारत की सुरक्षा की जा सके, देश की सुरक्षा सेना के द्वारा की जा सके। तो प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना से संबंधित है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में देखिए भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। इस साल देखिए ये भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का सबसे पहला संस्करण है, जिसका इनॉग्रेशन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। अब इस महोत्सव के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो देखिए नृत्य, कला, नाटक और गाथाओं के आधार पर भारत का जो प्राचीन सैन्य इतिहास है या फिर भारत की जो समृद्ध सैन्य संस्कृति और विरासत है उसको सहेजना और उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। देखिए भारतीय सेना इंडियन आर्मी की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में अंग्रेजों के शासनकाल में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में स्थित है और जनरल मनोज पांडे वर्तमान में भारत के आर्मी चीफ है। ओके, तो यहाँ तक के देखिए सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम एशिया महाद्वीप के देश कुवैत को डिस्कस कर लेते हैं। कुवैत की कैपिटल देखिए कुवैत सिटी है और दिनार यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा यहाँ के सुल्तान के पद पर हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो कुवैत के 2 पड़ोसी देश हैं, इनमें एक है सऊदी अरब और एक है इराक। इसके अलावा पूर्व में कुवैत फारस की खाड़ी के साथ अपनी जली सीमा साझा करता है। मुतलारीज कुवैत की सबसे ऊंची चोटी है और कुवैत क्योंकि एक खाड़ी देश है इसलिए यहाँ पर कोई भी स्थायी नदी नहीं है। यहाँ पर सूखी नदी घाटियों को वाडी के नाम से जाना जाता है और इसके अलावा कुवैत में वर्तमान में कोई भी यूनेस्को साइट भी नहीं है। तो यह है एशिया का खाड़ी देश कुवैत, जिसकी कैपिटल कुवैत सिटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को दिया गया है। आंसर ए हो जाएगा। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है फ्रेंड्स, जिन्हें अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से हाल ही में सम्मानित किया गया।
अब ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया इन्हें, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो DY चंद्रचूड़ को यह जो पुरस्कार है हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा हाल ही में प्रदान किया गया है। यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद का उल्लेख देखने को मिलता है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर DY चंद्रचूड़ है। भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये हरिलाल जे कानिया थे। और भारत में सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान में पहली महिला न्यायाधीश के पद पर लीला सेठ विराजमान रही है। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है लीला सेठ। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। आगे आइए, हाल ही में वनडे मैच में सबसे तेज 2000 रन बनाने का खिताब किस क्रिकेटर ने अपने नाम किया है। तो वनडे मैचों में देखिए सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के शुभमन गिल ने अपने नाम कर लिया है। आंसर सी हो जाएगा। भारत के क्रिकेट खिलाड़ी शुभमन गिल ने देखिए वनडे मैचों में सबसे तेज 2000 रन बनाने का खिताब अपने नाम कर लिया है। इनके पहले यह जो खिताब था फ्रेंड्स वो हाशिम अमला के नाम था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी थे। इन्होंने 40 पारियों में 2000 रन बनाए थे और अब भारत के शुभमन गिल ने केवल 38 पारियों में 2000 रन पूरे कर लिए हैं। और इस तरह से भारत के शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज या सबसे कम पारियों में 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हर साल यूएनओ डे के रूप में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएनओ की स्थापना की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद विश्व के 50 से अधिक देश एक साथ आते हैं और यूएनओ चार्टर पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। और इसी के साथ 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन, जो कि विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये अस्तित्व में आती है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व के 193 कंट्रीज वर्तमान में इस संगठन की सदस्य है और पुर्तगाल के एंटोनियो गुतरेस वर्तमान में यूएनओ के महासचिव के पद पर हैं। तो हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए 24 अक्टूबर तो आपको पता चल गया। इसके अलावा 24 अक्टूबर को ही विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके पहले 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया था और 16 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड में विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जा चुका है। तो ये अदर डे भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूएनओ डे को भी याद रखिएगा, हर साल 24 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आ जाइए, चर्चित उत्सव नादा हब्बा किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए नादा हब्बा उत्सव की बात करें फ्रेंड्स, तो ये नवरात्र या उसके बाद दशहरे पे 10 दिन तक कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। कर्नाटक में मैसूर राजवंश के जो उत्तराधिकारी है वो हर साल मैसूर में नादा हब्बा उत्सव का आयोजन करते हैं। इस उत्सव में देखिए शाही सवारियाँ निकाली जाती है। इसके अलावा जो मैसूर राजवंश है उनका प्रदर्शन किया जाता है, उनके जो इतिहास है उनकी प्रदर्शनी की जाती है। इस तरह से कर्नाटक राज्य में यह 10 दिन तक मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो कि मुख्य रूप से दशहरा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक के वाडियार राजवंश से संबंधित मैसूर के शाही परिवार के द्वारा इस उत्सव का संचालन किया जाता है। मैसूर में इस उत्सव को नादा हब्बा उत्सव के नाम से जाना जाता है। अब कर्नाटक के बारे में आप सभी जानते हैं, इसकी कैपिटल बेंगलुरु है। सिद्धारमैया कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं और थावरचंद गहलोत वर्तमान में इस राज्य के गवर्नर है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत टेक्स 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पूरे विश्व में कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया जाने वाला है। देखिए अगले साल 26 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। अगले साल इस मेगा इवेंट में 40 देशों के 1000 से अधिक प्रदर्शक आने वाले हैं और इसके अलावा 30,000 से अधिक विजिटर्स भी इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। इस सम्मेलन में अलग अलग सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, CEO गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसके अलावा B2B या फिर G2G बैठकों का आयोजन भी किया जाएगा। तो भारत टेक्स 2024 सम्मेलन का आयोजन अगले साल नई दिल्ली में किया जाएगा।
इसी से रिलेटेड कस्तूरी कॉटन नामक एक वेबसाइट को हाल ही में भारत के केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें इस सम्मेलन से संबंधित समस्त जानकारी वेबसाइट पर ही अवेलेबल हो जाएगी। तो भारत टेक्स 2024 सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में नेक्स्ट ईयर किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 24 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके प्रमुख या हेड को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव के पद पर पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है। अफ्रीकी संघ जो कि G20 का देखिए 21वां सदस्य बना है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में फेलिक्स एंटोनी है। ओपेक के महासचिव के पद पर हैतम अल घिज जो कि कुवैत के हैं। नाटो के वर्तमान में महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। आसियान के महासचिव के पद पर लिम जोक होई है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक अविनाश कुमार हैं। एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा है। इंटरपोल के वर्तमान में महासचिव के पद पर जर्गेन स्टॉक है। इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर अहमद नासिर अल रईसी है। और इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर जोआन डोंग्यू है। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। यूरोपीय संसद ने हाल ही में जीना महसा अमीनी को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। विध्वंसक जहाज इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश CBSE के द्वारा विकसित किया गया है। यूके में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 में भारत की सेना ने गोल्ड मेडल जीता है। हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए RK गोयल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। एंथुरियम महोत्सव का आयोजन मिजोरम राज्य में किया जाता है। द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट WWF के द्वारा जारी की गई है। और इसके बाद लास्ट है गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन को एबॉट मिशन 1 या TVD-1 के नाम से जाना गया है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।